नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूं क्लासिकल ग्रोथ सिस्टम की। मैं आपको बात करूंगा कि क्लासिकल ग्रोथ के विषय में क्या राय रखती थी, उनकी थॉट क्या थी। और इस वीडियो में बेसिकली आज मैं एडम स्मिथ जो फादर ऑफ इकोनॉमी है उनकी ग्रोथ थॉट के बारे में आपके सामने बात करूंगा। ये सारे क्लासिकल ग्रोथ जो मॉडल्स हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, एकेडमिक एग्जाम के लिए। इससे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए ताकि इकोनॉमिक रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक वीडियो और मटेरियल आपको मिल सके और आप अपने इकोनॉमिक की नॉलेज को इनरिच कर सके। इकोनॉमिक्स का मतलब दिग्विजय इकोनॉमिका। दोस्तों, आइए हम बात करते हैं क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी की। क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी में बेसिकली हम एडम स्मिथ के थ्योरी को, डेविड रिकार्डो के ग्रोथ मॉडल्स को, माल्थस को और मार्क्स जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इन सब के ग्रोथ मॉडल्स को पढ़ते हैं। मैं आपको बताऊं दोस्तों कि आज मैं बेसिकली इस अपने वीडियो में एडम स्मिथ के ऊपर अपने आप को पूरी तरह से कंसंट्रेट करूंगा। आने वाले वीडियो में आपको मैं डेविड रिकार्डो, मार्क्स के विषय में भी बात करूंगा। अगर मैं क्लासिकल की बात करूं तो एडम स्मिथ जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, यही एक ग्रोथ के विषय में एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखते हैं, ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखते हैं। मतलब ग्रोथ के प्रति अगर कोई आशावादी अर्थशास्त्री है क्लासिकल में, तो सिर्फ और सिर्फ वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ है जो ग्रोथ के बारे में एक आशावादी नजरिया रखते हैं। बाकी चाहे आप डेविड रिकार्डो कहें, चाहे माल्थस कहें या फिर मार्क्स कहें, सब विकास की प्रक्रिया में एक पेसिमिस्टिक अप्रोच, एक पेसिमिस्टिक निराशावादी सोच से ग्रसित है। 18वीं 19वीं शताब्दी के सारे जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं बेसिकली वो विकास के अर्थशास्त्री हैं और जो समृद्धि का सिद्धांत है वो उतना ही पुराना है, इसका मतलब जितना इकोनॉमिक्स पुरानी है। जब से इकोनॉमिक्स शुरू हुआ तब से ही हम लोग बात करने लगे ग्रोथ क्या है, ग्रोथ के डिटर्मिनेंट्स क्या है और ग्रोथ किस तरीके से ऑपरेट होगा, उसके निर्धारक चर कौन कौन से हैं और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो ग्रोथ में जो डिफरेंशिएशन है, जो डिफरेंट इकोनॉमी अलग अलग रेट से ग्रो कर रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है। तो नो डाउट क्लासिकल इकोनॉमिक्स आप एडम स्मिथ से उठा के देखिए जो 1776 में उनकी पुस्तक आती है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन में, उसमें पूरी तरीके से आर्थिक प्रक्रिया के विषय में उन्होंने बात की है और साथ ही साथ ग्रोथ के डिटर्मिनेंट्स क्या है उस पर भी बात की है। जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि एडम स्मिथ एक ऐसे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है जो विकास के प्रति आशावादी नजरिया रखते हैं, एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखते हैं। अगर इनको छोड़ दीजिए तो बाकी के जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, अगर आप डेविड रिकार्डो की बात करिए तो कहते हैं कि नो डाउट एग्रीकल्चर में डिमिनिशिंग रिटर्न्स लागू हो जाएगा और प्रॉफिट स्क्यूज हो जाएगा लगान और लाभ के बीच में, लगान और रेंट के बीच में, और लाभ बचेगा नहीं और इकोनॉमी जो है स्टेशनरी सिचुएशन में आके रुक जाएगी। माल्थस और ज्यादा निराशावादी है, उनका मानना है कि जो खाद्यान्न की वृद्धि है और जनसंख्या की वृद्धि है, इन दोनों का जो के बीच दरमियान अंतराल है वो बड़ी तेजी से बचेगा। खाद्यान्न सिर्फ अर्थमेटिक मीन से बढ़ेगी जबकि जनसंख्या जो है ज्योमेट्रिक मीन से बढ़ेगी और लोगों में खाद्यान्नों की कमी होगी और स्टेशनरी स्टेज में आके इकोनॉमी रुक जाएगा। कार्ल मार्क्स को अगर देखते हैं तो वो कहते हैं इकोनॉमी जो है इंटरनल डिस्प्यूट के कारण, आंतरिक विवादों के कारण कोलैप्स हो जाएगी, क्योंकि श्रमिकों का शोषण का दर बढ़ता हुआ जाएगा और जो कॉम्पिटिटिव है, जो पूंजीपति है, उनके बीच बहुत ज्यादा प्रतियोगिता हो जाएगी। तो कुल मिला जुला के सिर्फ एडम स्मिथ है जो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखते हैं। अब प्रश्न यह है कि एडम स्मिथ विकास की प्रक्रिया में इतने ज्यादा आशावादी क्यों है। देखिए, जो एडम स्मिथ का आशावाद का कारण है वो बेसिकली जो है लेबर डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन पे आधारित, लेबर डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन, श्रम विभाजन और विशेषीकरण पर आधारित इंक्रीजिंग रिटर्न्स है। अब जरा खूब ध्यान से इस बात को सुनिएगा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स मतलब एडम स्मिथ कहते हैं कि इकोनॉमी में श्रम विभाजन और विशेषीकरण होगा और इसके कारण इकोनॉमी में ह्रासमान प्रतिफल नहीं, जैसे कि क्लासिकल मानते हैं, बल्कि वृद्धिमान प्रतिफल लागू होगा, वृद्धिमान प्रतिफल लागू होगा, वृद्धिमान प्रतिफल लागू होगा। ये देखिए, बहुत ध्यान से इस बात को आप समझिएगा।
एडम स्मिथ एक ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जो कहते हैं कि लेबर डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन, श्रम विभाजन और विशेषीकरण, श्रम विभाजन और विशेषीकरण के कारण इंक्रीजिंग रिटर्न्स लागू होगा। देखिए जितने भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं सब का सब यही मान के चलते हैं कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स लागू होते हैं। इंक्रीजिंग और डिमिनिशिंग रिटर्न्स में अंतर क्या है? देखिए जब मैं कहता हूं इंक्रीजिंग रिटर्न्स तो इसका मतलब होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा, घटेगा नहीं। और साथ ही साथ पर कैपिटा जो आउटपुट या इनकम है वो भी बढ़ेगी। इसका मतलब कि अगर लेबर डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन होगा तो इसकी वजह से पैमाने की वृद्धिमान प्रतिफल होगा, श्रम की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, जिससे इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहां पे मैं आपको बात करूं कि लेबर डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन होता क्या है। जब विकास की प्रक्रिया में श्रमिक कुछ काम करना शुरू करते हैं तो एक ही काम को जब वो बार बार करते हैं तो इसकी वजह से लेबर डिवाइड होता है, और एक ही काम में जब इफिशियंसी आ जाती है तो जो वो वर्कर है वो ज्यादा इफिशियंट हो जाता है। ज्यादा इफिशियंट होने की वजह से उसी में स्पेशलाइजेशन करता है, जिससे उसकी पर यूनिट प्रोडक्शन, पर यूनिट बढ़ता जाता है और पर यूनिट कॉस्ट घटती जाती है। तो लेबर डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन जो है ये उनके वहां इंक्रीजिंग रिटर्न्स लेके आता है, और इंक्रीजिंग रिटर्न्स के कारण ही एडम स्मिथ ये स्थापित कर पाते हैं कि आर्थिक विकास एक स्वतः चालित प्रक्रिया है, एक जो है सेल्फ सस्टेन्ड प्रोसेस है। इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो एक सेल्फ सस्टेन्ड प्रोसेस है, और उसके पीछे पूरा का पूरा जो इनका ला है वो है लेबर डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन। देखिए लेबर डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन बेसिकली इकोनॉमी में विद्यमान प्रतिफल लेके आता है। इससे फायदा क्या क्या होता है? एडम स्मिथ लिखते हैं कि पहला तो इससे पर वर्कर इफिशियंसी बढ़ जाती है। मतलब जरा सोचिए, श्रमिकों की दक्षता बढ़ जाती है। एक ही काम को जब वो बार बार करते हैं तो उसी काम में उनको स्पेशलाइजेशन हो जाता है, तो वो ज्यादा दक्ष हो जाते हैं। वो कहते हैं इससे टाइम सेव होता है। दूसरा क्या होता है? इससे टाइम सेव होता है, और इसके वजह से न्यू मशीन इन्वेंशन होते हैं। जितनी मशीनें, जितनी कैपिटल इन्वेंशन होगा उतना ही ज्यादा जो है लेबर डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन होता जाएगा। तो लेबर डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन के पीछे जो उनका जो तर्क है वो है कि इफिशियंसी का बढ़ता जाना, जो प्रत्येक वर्कर है वो ज्यादा इफिशियंट हो जाता है, टाइम की सेविंग होती है, और नए नए मशीन के इन्वेंशन होते हैं, नए नए औजार आते हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा लेबर डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन होता जाता है। देखिए एडम स्मिथ ने जो प्रोडक्शन फंक्शन यूज किया है, जरा उसकी आइए हम बात करते हैं कि किस तरह के प्रोडक्शन फंक्शंस की बात एडम स्मिथ करते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन, इनका जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर, कैपिटल एंड लैंड। देखिए उत्पादन के तीन साधन है, एक है श्रम, दूसरा है पूंजी, और तीसरा है लैंड मतलब भूमि। ये तीन उत्पादन के साधन हैं, और यहां पे जो रिटर्न्स लागू होगा वो होगा विद्यमान प्रतिफल, और विद्यमान प्रतिफल का जो कारण है, विद्यमान प्रतिफल का कारण है वो है लेबर डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन। तो कुल मिलाजुला के आप देखते हैं कि हम नॉर्मल जो प्रोडक्शन फंक्शंस की बात करते हैं उसमें आप कभी कभी सिर्फ लेबर और कैपिटल को लेके चलते हो, लेकिन यहां पे लेबर कैपिटल के अतिरिक्त लैंड को भी प्रोडक्शन फंक्शंस के रूप में लिया गया है। और साथ ही सिर्फ एडम स्मिथ इसमें विद्यमान प्रतिफल की बात करते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स की, मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त इनको छोड़ दीजिएगा तो सारे के सारे क्लासिकल जो है डिमिनिशिंग रिटर्न्स की बात करेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जरा देखिए आप लोग, लेबर डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन बेसिकली ये लिमिट कैसे होता है। अगर आपको मैं कहूं कि लेबर डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन, इसको रोकता कौन है? ये बेसिकली जो बाजार का विस्तार है, बाजार का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ मार्केट, ये इसको लिमिट करता है। एक्सटेंशन ऑफ मार्केट, बहुत ध्यान समझिएगा, एक्सटेंशन ऑफ मार्केट। अगर बाजार न बढ़े
तो लेबर डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन नहीं होगा। इसलिए एडम स्मिथ ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं दोस्तों जो कहते हैं कि बाजार के ऊपर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। मतलब वो दो बात बहुत क्लियर करते हैं, एक तो फ्री ट्रेड होना चाहिए, मुक्त व्यापार होना चाहिए, मुक्त व्यापार होना चाहिए, और मुक्त व्यापार के साथ ही लेसेज फेयर होना चाहिए। लेसेज फेयर, गवर्नमेंट को किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए आर्थिक क्रियाकलापों में। तो लेबर डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन मुख्यतः बाजार के विस्तार के द्वारा लिमिट होता है। जब गवर्नमेंट उत्पादन में या फिर अंतरराष्ट्रीय व्यापार में नियंत्रित करने का काम करेगी, रेगुलेट करने का काम करेगी, तो बाजार का विस्तार कम हो जाएगा। साथ ही गवर्नमेंट को इंटरनल और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ट्रेड करना चाहिए। इसलिए जो है एडवोकेट है एक तरीके से एडम स्मिथ फ्री ट्रेड के, ग्लोबलाइजेशन के, कि गुड्स एंड सर्विसेज का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आप एक्सपोर्ट करिए, एक्सपोर्ट बढ़ा के आप अपने बाजार को बढ़ा सकते हैं, और जितना ज्यादा बाजार बढ़ेगा उतना ही ज्यादा लेबर डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन होगा। और इकोनॉमी में अगर लेबर डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन होता जाएगा तो पर यूनिट कास्ट घटती जाएगी, टाइम सेविंग होती जाएगी, वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, और इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। तो ये रहा इनका एक तरीके से जो इनकी इंक्रीजिंग रिटर्न्स का सोल है, हार्ट है, जो आत्मा है, वो कहीं ना कहीं इनकी जो हार्ट है वो है लेबर डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन, जो बताता है कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स लागू होता है। अब आ जाइए दोस्तों, इनकी थोड़ी जनसंख्या की थ्योरी पर भी हम बात कर लें। इनके हिसाब से जो जनसंख्या निर्धारित होता है वो मजदूरी के कारण निर्धारित होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इनकी जो जनसंख्या का सिद्धांत है, इसमें जो इनकी जनसंख्या वृद्धि है वो बेसिकली मजदूरी से निर्धारित होती है। अगर इकोनॉमी में सब्सिस्टेंस वेज हो, सब्सिस्टेंस वेज, तो ये सब्सिस्टेंस वेज जुड़ा हुआ है स्टेशनरी पॉपुलेशन से, स्टेशनरी पॉपुलेशन से मतलब स्थिर जनसंख्या से। और सब्सिस्टेंस वेज का मतलब क्या है? जीवन निर्वाह मजदूरी, जीवन निर्वाह मजदूरी। देखिए, अगर मजदूरों को हम सब्सिस्टेंस वेज दें तो जनसंख्या स्थिर होगी अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ। मान लीजिए सब्सिस्टेंस वेज का मतलब है उतना वेज देना जिससे उनका काम चल जाए, वो मरे नहीं, उनका सिर्फ काम चल जाए। मान लीजिए सब्सिस्टेंस वेज 100 रुपया है, अगर आप 100 रुपया दे रहे हैं तो जनसंख्या जो है स्थिर रहेगी, स्थिर रहेगी। लेकिन अगर मार्केट में जो वेज है, मार्केट वेज ये हो सकता है कि सब्सिस्टेंस वेज से ज्यादा हो जाए। इसका मतलब क्या है? मजदूरों को सिर्फ सब्सिस्टेंस वेज 200 रुपए है, लेकिन अगर 300 रुपया उनको मार्केट वेज दिया जाए तो इससे एडम स्मिथ कहते हैं कि जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी, जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी। इसका मतलब मजदूरी में वृद्धि जनसंख्या में वृद्धि लेके आएगी। और उल्टा अगर मार्केट वेज जो है उससे ज्यादा सब्सिस्टेंस वेज हो। अब जरा देखिए, सब्सिस्टेंस वेज है 200 रुपये, जितना वो दिया जाए ताकि वो जिंदा रह सके। अगर हम 150 रुपये ही मार्केट में वेज है तो इसका मतलब जनसंख्या कम हो जाएगी। तो जरा देखिए, कुल मिला के जनसंख्या कम हो जाएगी। ये बात जरा समझिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एडम स्मिथ के मॉडल में जो जनसंख्या वृद्धि है वो मजदूरी के द्वारा निर्धारित होती है। स्थिर मजदूरी स्थिर जनसंख्या से निर्भर करती है। जो सब्सिस्टेंस वेज है वो स्टेशनरी पॉपुलेशन को निर्धारित करती है। लेकिन अगर मार्केट वेज ज्यादा हो जाए सब्सिस्टेंस वेज तो जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी। देखिए, यहां पे ये है कि जो जनसंख्या की जो मांग है वो अपने पूर्ति को निर्धारित करती है। जैसे जनसंख्या की अगर मांग बढ़ी, श्रमिकों की मांग बढ़ी तो मजदूरी बढ़ेगी, और मजदूरी बढ़ेगी तो जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब जनसंख्या की जो पूर्ति है वो पीछा करती है अपने मांग की। जनसंख्या की मांग अधिक हुई, मजदूरी ज्यादा हुई, जनसंख्या बढ़ जाएगी। और अगर श्रमिकों की मांग कम हुई, मजदूरी कम हुई तो जनसंख्या घट जाएगी। तो कुल मिला के दोस्तों ये समझिए, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर मार्केट वेज सब्सिस्टेंस वेज से ज्यादा हो जाए तो जनसंख्या वृद्धि हो जाती है, और अगर मार्केट वेज से ज्यादा सब्सिस्टेंस वेज है तो यहां पे जनसंख्या कम हो जाती है। इस चीज को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है। अब जरा देखिए, इनके वहां एक्चुअली एडम स्मिथ साहब के वहां ग्रोथ होगा कैसे?
देखिए जितने भी क्लासिकल हैं वो इकोनॉमी में दो भाग में लेके चलते हैं। एक इकोनॉमी में थोड़ा प्राविधिक सेक्टर है और दूसरा थोड़ा सा स्टेशनरी सेक्टर है। जो डायनेमिक सेक्टर है वो इंडस्ट्री है और जो थोड़ा स्टेशनरी सेक्टर है वो एग्रीकल्चर है। देखिए हमेशा जो इंडस्ट्री है वो डायनेमिक होता है और साथ ही साथ उनमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स की संभावना पोटेंशियल बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि लेबर डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में पाया जाता है। एग्रीकल्चर थोड़ा सा आप देखिएगा ट्रेडिशनल है, लेबर डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन इसमें कम होता है, इन्वेंशंस कम होते हैं, तो यहां पे डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलता है। एडम स्मिथ के मॉडल में भी इंडस्ट्री को बहुत महत्वपूर्ण रोल दिया गया है, लेकिन एग्रीकल्चर का रोल बहुत कम नहीं है। एग्रीकल्चर का भी ठीक ठाक रोल इन द सेंस में है कि जो एग्रीकल्चरल सरप्लस है वो इंडस्ट्री को प्रमोट करता है, इंडस्ट्रियल वर्कर को भोजन प्रोवाइड करता है और कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से लेबर शिफ्ट होते हैं इंडस्ट्री में। तो कुल मिलाजुला के जो लेबर डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन है वो ज्यादा होगा इंडस्ट्री में। फिर भी एडम स्मिथ ने एग्रीकल्चर को कम महत्व नहीं दिया है। यहां पे मैं बता दूं कि जो ग्रोथ होगा उसमें जो स्ट्रेटेजिक रोल है एडम स्मिथ का वो कैपिटल एक्यूमुलेशन एंड इन्वेस्टमेंट मतलब पूंजी संचय और निवेश ये दोनों जो चीजें हैं ये विकास में सबसे ज्यादा है। किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ उसके स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ के जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो निर्धारक हैं पूंजी संचय और इन्वेस्टमेंट। अब प्रश्न है कि पूंजी संचय और निवेश आता कहां से? देखिए जो उद्योगों में प्रॉफिट होती है, उद्योगपतियों की जो प्रॉफिट होती है उसी प्रॉफिट से सेविंग जनरेट होगी और उसी सेविंग से कैपिटल फॉर्मेशन होगा। जब तक इंडस्ट्री में लाभ की प्रत्याशा बनी रहेगी, री होता रहेगा, उतनी तेज से इकोनॉमी ग्रो करती चली जाती है। एडम स्मिथ का मानना है कि आप देखेंगे कि इकोनॉमी में ग्रोथ होता जाता है, कैपिटल एक्युमुलेशन होता जाता है और इन्वेस्टमेंट होते रहते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है जब उद्योगपतियों में बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ता जाता है और कंपटीशन बढ़ने की वजह से रेट ऑफ प्रॉफिट डिक्लाइन करने लगता है। साथ ही साथ रेट ऑफ प्रॉफिट तो डिक्लाइन करता है, लेकिन जब उद्योगपतियों में जब प्रतियोगिता बढ़ती है तो मजदूरों की मांग बढ़ती है, जिसकी वजह से मजदूरी भी बढ़ जाती है। ये दो चीजें मतलब लाभ की दर का गिरना और मजदूरी का लाभ की दर का गिरना। क्यों गिर रहा है? क्योंकि कंपटीशन हो रहा है उद्योगपतियों के बीच में, कैपिटलिस्ट के बीच में, और मजदूरी बढ़ जाना। ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट को रोकती है, क्योंकि देखिए उद्योगपति कैपिटलिस्ट तभी इन्वेस्टमेंट करेगा जब उसको लगेगा कि उसको प्रॉफिट हो, जब उसको एक अपॉर्चुनिटी नजर आएगी। लेकिन यहां पे देखिए रेट ऑफ प्रॉफिट डिक्लाइन करेगा, मजदूरी बढ़ जाएगी। साथ ही साथ एडम स्मिथ ये भी मानते हैं कि किसी इकोनॉमी में हमेशा जो है इतने अपॉर्चुनिटी नहीं होते हैं कि इन्वेस्टमेंट हमेशा किया जाए। तो कुल मिला जुला के यहां पे जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो लाभ की दर के गिरावट के रूप में होगी और मजदूरी बढ़ते रूप में होगी और इन्वेस्टमेंट की जो अपॉर्चुनिटी है वो हमेशा एक समान नहीं रहेगी। फिर भी एडम स्मिथ अन्य क्लासिकल की भांति ये नहीं बताते हैं कि इकोनॉमी स्टेशनरी स्टेज में आके रुक जाएगी, जहां प्रॉफिट गिर के जीरो हो जाएगी और किसी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। एडम स्मिथ सिर्फ ये कहते हैं कि मार्केट की डिमांड क्या है, किस तरह की सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट घट सकता है, बढ़ सकता है, इकोनॉमी की रेट ऑफ प्रॉफिट डिक्लाइन कर सकती है, मजदूरी बढ़ सकती है, इन्वेस्टमेंट कम हो सकता है, लेकिन उस तरह से स्टेशनरी स्टेज में इकोनॉमी नहीं पहुंचती है जिस तरह की बात माल्थस करते हैं, जिस तरह की बात रिकार्डो करते हैं, या फिर जिस तरह की बात मार्क्स करते हैं कि इकोनॉमी कैपिटलिस्ट अंततः विनष्ट हो जाती है, कोलैप्स कर जाती है। तो कुल मिला के दोस्तों जो एडम स्मिथ है अपने ग्रोथ के प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण पूंजी निर्माण को माना है, इन्वेस्टमेंट को माना है, और उससे भी महत्वपूर्ण लेबर डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन है जो एक्चुअली इंक्रीजिंग रिटर्न्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और यही लेबर डिवीजन और स्पेशलाइजेशन इस पूरे इनके थियरी का कहीं ना कहीं इनके थॉट का एक सोल है, एक आत्मा है।
एडम स्मिथ हमेशा ही फ्री ट्रेड की बात करते हैं, व्यापार के ऊपर प्रतिबंधों को हमेशा हटाने की बात करते हैं, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को कम करने की बात करते हैं, बाजार को विस्तार देने की बात करते हैं। जितना ज्यादा बाजार विस्तृत होगा, जितना ज्यादा हम इंटरनेशनली कनेक्ट होंगे, उतना ही हमारा लेवल डिवीजन होगा, स्पेशलाइजेशन होगा। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो एडम स्मिथ का ये मॉडल बहुत ही ज्यादा समीचीन है। आजकल आप देखते हैं कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हम किस तरीके से ग्लोबली एक दूसरे से इंटीग्रेट करते जा रहे हैं। जितना ज्यादा इंटीग्रेट कर रहे हैं, लोकल प्रोडक्ट की इंटरनेशनल डिमांड हो रही है, लेबर उतना ही ज्यादा डिवाइड हो रहा है, उतना ज्यादा स्पेशलाइज हो रहा है, और हमको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा के हम अपने ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं। और आज भी ग्रोथ प्रक्रिया में कहीं ना कहीं कैपिटल एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहा है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहा है। तो दोस्तों, जो क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी है उसमें एडम स्मिथ जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपको बताऊं, माल्थस भी विकास की प्रक्रिया में बहुत ज्यादा निराशावादी है। माल्थस का यह मानना है कि इकोनॉमी में जो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी वो ज्योमेट्रिक मीन से होगी, 2, 4, 8, 16, 32, 64, लेकिन जनसंख्या तो ज्योमेट्रिक मीन से बढ़ेगी, लेकिन खाद्यान्न 1, 2, 3, 4 अर्थमेटिक मीन से। तो अगर आप 9 साल में देखेंगे तो इसमें जो है बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा, और जो प्रकृति ने जो खाने की प्लेट दी है वो कुछ ही लोगों के लिए दी है, जो अतिरिक्त आएगा वो भूखे मरेगा। लेकिन आप माल्थस में देखेंगे, मैं क्यों आपसे माल्थस के यहां चर्चा करने लगा एडम स्मिथ पे, माल्थस ने सबसे पहले मैं बताऊं इफेक्टिव डिमांड की बात की थी। केन्स के पहले कोई अगर इकोनॉमिस्ट है जो इफेक्टिव डिमांड की बात किया था तो माल्थस था। माल्थस कहता था कि जो इकोनॉमी में जो एग्रीकल्चरल डिमांड है, जो इकोनॉमी की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्लासिकल हैं उससे लॉ ऑफ मार्केट को मानते हैं कि सप्लाई क्रिएट्स इन ओन डिमांड, लेकिन माल्थस एक ऐसा इकोनॉमिस्ट है जो सबसे पहले डिमांड की भूमिका पे, इफेक्टिव डिमांड पे बात किया था। और केन्स अपने जनरल थ्योरी में एक्सेप्ट भी करते हैं कि इफेक्टिव डिमांड के लिए मैं माल्थस का जो है रेडी हूं, आभारी हूं। तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि इफेक्टिव डिमांड किस क्लासिकल की देन है, तो आप जरूर बताइएगा कि ये माल्थस की देन है। तो दोस्तों, रात के 12 बज रहे हैं और मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं ताकि आप अपने विकास की प्रक्रिया को रुकने मत दीजिए। मैं दिन भर ऑफिस में काम करता हूं, फिर भी मेरे माइंड में कहीं ना कहीं होता है कि मैं आपके लिए जरूर कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव जरूर करूंगा। मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूं, आप भी अपना पूरा प्रयास करिए। भगवान उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। भगवान ने क्षमताएं सबको दी हैं, महत्वपूर्ण यह है कि अपनी क्षमता को पहचानता कौन है। अपने क्षमता को पहचानना और पूरा का पूरा उपयोग करना, यही पुरुषत्व है। तो चलिए लग जाइए किसी बड़े काम में, किसी महान काम में। कुछ अच्छा करिए, कुछ बड़ा करिए, कुछ करके दिखाइए, कुछ बन के दिखाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।